नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी और बड़ी खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक से ये बड़ी खबर इस वक्त जहां सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं रेसलर बजरंग पुनिया। ईरान के पहलवान को उन्होंने धूल चटाई है। प्री क्वार्टर फाइनल में ईरान के पहलवान को उन्होंने मात दी। नाज अखलामालिविया को हराकर उन्होंने यहां पर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब सिर्फ 2 कदमों की दूरी पर कहिए गोल्ड से इस वक्त पुनिया जो है वो नजर आ रहे हैं। अरनाजर मुर्तजा जो है उन्हें उन्होंने शिकस्त दी है। गोल्ड मेडल से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर पुनिया इस वक्त, और सेमीफाइनल में रेसलर बजरंग पुनिया इस वक्त पहुंच चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें ईरान के पहलवान को जिनका नाम मुर्तजा है उन्हें उन्होंने धूल चटाई है प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देते हुए ईरान के खिलाड़ी को। और रुख बिहार की खबर का, जिसमें आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तैयारियां की हैं, जिसकी एक बानगी आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, पटना के व्यस्ततम चौक चौराहों पर कई जगह पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए आपको नजर आ जाएंगे। ललन सिंह के स्वागत को लेकर कई जिलों से कार्यकर्ता जो हैं वो राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में तमाम तैयारियां की गई हैं। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पहली बार बिहार यात्रा पर आ रहे हैं। अपने नेता के स्वागत में भव्य तैयारी कर रहे हैं जो नेता और कार्यकर्ता है। और देखिए, इस वक्त राजधानी पटना में सभी जगहों पर बैनर और पोस्टर जो है वह स्वागत के लिए आपको दिख रहे हैं। हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी भावनाओं का इजहार करते नजर आ रहा है अपने नेता के लिए। निश्चित तौर पर भव्य स्वागत की तैयारी है। पटना एयरपोर्ट से लेकर जदयू कार्यालय जहां इस वक्त हम खड़े हैं, वहां भी देखिए किस तरीके से अभी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे हैं नेता के स्वागत के लिए। लोग भी जो जुटे हैं उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। किस तरह के स्वागत की तैयारी है ललन सिंह जी के लिए? आज पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है। पूरे बिहार के जितने जनता दल यूनाइटेड के सदस्य लोग हैं, कार्यकर्ता, आज हर पूरे जिले से मुख्यालय में आ रहे हैं और लोगों में बहुत उमंग है। आज ललन बाबू के प्रति जो उत्साह और जो कार्यकर्ताओं में उमंग का माहौल है आज देखने को मिलेगी। पूरे आज पटना में हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे और पाठ दिया गया है पूरे शहर को बैनर पोस्टर से उनके स्वागत के लिए। इतने स्वागत की वजह क्या है इस कदर इस चरम पर जाकर? चूंकि ललन बाबू हमारी जमीन के कार्यकर्ता हैं, लोगों के मन में इनके प्रति जो उत्साह देखा, लगता है कि नीडर स्वभाव के आदमी है। पार्टी का पक्ष रखने में अपनी प्रबलता के साथ अपनी पक्ष को रखते हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति इनका जो उत्साह और लगाव है वो अद्वितीय है। इसके चलते सभी लोग चाहते हैं कि इनको अधिक से अधिक बड़ी तादाद में लोग आके इनका स्वागत करें। ललन सिंह जी आ रहे हैं, किस तरह तैयारी है? जो तैयारी है बहुत अच्छी है। हम लोग फूल माला लोगों के साथ आ गए हैं। आ जाएंगे तो हम लोग। कहाँ से आए हैं आप? हम छपरा से आए हैं। छपरा से। आपके साथ और लोग भी आए हैं? और लोग गाड़ी है। गाड़ी से आए हैं। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे साथ लगभग 3 गाड़ियां हैं। 3 गाड़ियां हैं। भव्य स्वागत होगा ललन सिंह जी। हाँ। और इनकी तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं धीरे धीरे जदयू कार्यालय में पहुंचने लगे हैं और बिल्कुल इसी कर्पूरी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पीकर भी है और धीरे धीरे सारी चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है। अभी वक्त लगेगा, दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब ललन सिंह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और पटना एयरपोर्ट से जो जदयू कार्यालय है वीरचंद पटेल पथ में, वहां तक लाने के लिए भव्य स्वागत की जाएगी। गाड़ियों का काफिला होगा और स्वागत के साथ वो धीरे धीरे बढ़ते आएंगे यहाँ और जदयू कार्यालय तक पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है और जो नेता है बिहार के जदयू के, उनमें भारी उत्साह देखा जा रहा है। और इसकी वजह भी है क्योंकि ललन सिंह एक लंबे अरसे से जदयू के नेता रहे हैं और जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ भी बहुत अधिक रही है। मुंगेर से आपने सुना किसके कदर लोग जो वहाँ लोकसभा चुनाव था उसमें लोगों ने शिरकत की थी। ऐसे लोग भी और धीरे धीरे सभी जिलों के लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब 2 बजे का वक्त होगा तो यह जदयू कार्यालय पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं और नेताओं के हुजूम से पटा होगा और अपने नेता के भव्य स्वागत के लिए कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज होंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो बिल्कुल ये वही राजधानी पटना है जिसकी तस्वीर आपने इससे पहले कई बार देखी होगी, लेकिन आज ये राजधानी पटना जो है वो पोस्टर से पटी हुई है। और इसके पीछे की वजह ये कि एक जमीनी कार्यकर्ता को इस पद पर बैठाया जाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह को जब ये कार्यभार सौंपा गया, उसके बाद जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ उनका लगाव रहा, यही वजह है कि तमाम जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो स्वागत करने के लिए राजधानी पटना की तरफ कूच कर चुके हैं। सहयोगी संजय का सीधे रुख करना चाहूंगी मैं। संजय, उस जगह पर आप मौजूद हैं जहां पर आज सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि ललन सिंह की पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर कितनी मजबूत पकड़ है। एक जमीनी कार्यकर्ता को अगर इस स्तर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो कितनी स्वीकार्यता उनकी है, ये तमाम तस्वीर आज सड़कों पर नजर आने वाली है और बैनर पोस्टर के साथ उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये माना जाए कि ललन सिंह की ये उपलब्धि है। ललन सिंह ने राजनीतिक अब तक के पूरे सफर में ये कमाया है जो आज सड़कों पर नजर आने वाला है। संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम संजय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा आपको फिर से वो तस्वीर भी दिखाते चलें जो आज राजधानी पटना की सड़कों पर आपको नजर आ रही होगी। हर तरफ बैनर पोस्टर्स लगे हैं और ललन सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने जो विश्वास ललन सिंह पर दिखाया है उसके पीछे की एक मजबूत वजह यह है कि ललन सिंह का पार्टी के अंदर हर वर्ग में, चाहे वो युवा वर्ग हो, वरिष्ठ जन हो या फिर उन तमाम लोगों को जिन्हें अब तक पार्टी में उनकी असल जगह नहीं मिली या वो स्वीकार्यता नहीं मिली, उससे लेकर ललन सिंह का जो सोच रहा है, उनकी जो विचार रही है, उस पर सभी का साथ उनके साथ मौजूद है। और यही वजह कि आज तमाम जिलों से जो कार्यकर्ता हैं वो भव्य स्वागत करने के लिए राजधानी पटना की तरफ कूच कर रहे हैं। कई लोग पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के आसपास ललन सिंह पहुंचेंगे, जिनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। राजधानी के चौक चौराहों, व्यस्ततम उन इलाकों पर आज आपको ये बैनर पोस्टर्स नजर आएंगे जो बरबसी आपको इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे। वजह बड़ी है इसलिए क्योंकि ललन सिंह पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के तौर पर ललन सिंह का नाम सामने रखा गया, उनका चुनाव होता है, उसके बाद वो पहली बार राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और इस वजह से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। जेडीयू अध्यक्ष के स्वागत की तमाम तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जमीन से अगर उठकर वो कार्यकर्ता जिसने अपने जीवन का एक अच्छा खासा वक्त बिताया हो कार्यकर्ताओं के बीच, जमीन पर लोगों के बीच, उसको अगर इस तरह के पद पर बिठाया जाता है तो ये हम सब के लिए उपलब्धि की बात है। और चलिए बात बुलेटिन में बिहार में उफनाई नदियों से मचे हाहाकार की। उफनाई नदियां, मंडराने लगा खतरा। गांव-गांव पानी, बढ़ने लगी परेशानी। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। घर से सड़क तक पानी ही पानी। बाढ़ के पानी में डूबी जिंदगानी। नदियों में उफान, मुश्किल में जान। बिल्कुल, तो नदियों में उफान के साथ मुश्किल में इस वक्त जान है। कटिहार की तस्वीर, गंगा नदी में तेज कटाव को लेकर अहमदाबाद प्रखंड के कई गांवों का अस्तित्व जो है अब वो संकट में नजर आता है। कटाव की वजह से पहले ही खेती की जमीन नदी में विलीन हो चुकी है। अब कटाव तेज होने से गांव के अस्तित्व पर इसका सीधा संकट दिख रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रशासन ने कटाव निरोधी कार्य के निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन समय को लेकर तब जब कटाव शुरू हो चुका था, बाढ़ आ चुकी थी, उसके बाद
ये तमाम कवायदे क्यों शुरू की जा रही हैं और क्या ये काफी हैं, इसे लेकर लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आती हुई। कम से कम 15-20 रोज चल रहा है और अभी तक कोई ना प्रशासन आए हैं ना ब्लॉक से कोई प्रतिनिधि आए हैं। खबर हो रहा है लेकिन वो लोग नहीं पहुंचते हैं। स्थापित हो जाते हैं हम लोग, ना कोई बैठने के लिए जगह मिलता है और ना कुछ मिलता है। अगर इसी तरह चलता है तो हम लोग सरकार के विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे। सीतामढ़ी सर्किट हाउस परिसर में पिछले 2 महीनों से जल जमाव की स्थिति है। कई बार पानी हटाने की कोशिश भी की गई लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी का यह सरकारी अतिथिशाला है, यानी इसे सर्किट हाउस के नाम से भी लोग जानते हैं। इस सर्किट हाउस की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। सर्किट हाउस पिछले 2 महीने से जल जमाव की समस्या झेल रहा है और मैं आपको बता दूं कि सर्किट हाउस में विधायक आते हैं रहने, यहाँ के सांसद आते हैं रहने, कई बार मंत्री आते हैं रहने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस सर्किट हाउस में कई दफे आकर यहाँ रात्रि प्रवास कर चुके हैं। लेकिन सर्किट हाउस की तस्वीर क्या है यह आप देखने से पता चलता है कि किस हालत में यह सर्किट हाउस है। पिछले 2 महीने से इस सर्किट हाउस भयानक जल जमाव की त्रासदी झेल रहा है और सर्किट हाउस के जल निकासी के लिए पंपिंग सेट के जरिए यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था होती है और उस पर अभी तक लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से इसकी स्थिति इतनी खराब होकर रह गई है कि प्रत्येक 3 दिनों के बाद यहाँ से जल निकासी पंप सेट के द्वारा किया जाता है, लेकिन फिर बारिश होती है और फिर से यहाँ पर जल का जो जल जमाव की स्थिति होती है वह भर जाता है। तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि सरकारी जो संस्थान है उसकी क्या स्थिति है। तो सीतामढ़ी जो शहर दूसरे शहर है, जो निचले इलाके हैं, वहां की क्या स्थिति होगी, वहां जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। तो काफी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है और सरकारी अतिथिशाला का यह हाल है। और यहाँ पर पंप सेट के जरिए लगातार पानी निकासी की व्यवस्था होती है। बताइए कैसे करते हैं पानी निकासी की व्यवस्था? पानी तो निकालने सर 4-5 दिन से अब निकालते हैं फिर भर जाता है और चारों बगल से गड्ढा है, 4 बगल ऊंचा है, ये जमीन नीच में है, वो जो है कि अपना भर जाता है। कई बार पानी निकाले अभी तक तो 8 बार पहले निकाल चुके हैं। दिन और रात मिलाकर 8 बार और परसों से चल रहा है। कितना टाइम लगता है पानी निकालने में? पानी निकालने में सिर्फ 10 से 15 दिन लग जाता है, फिर भी भर जाता है। 10 से 15 दिन लग जाता है जी। फिर पंपी सेट से देख लिया सर, पंपी सेट लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। अभी भी लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जनक दास। तो आपने देखा यहाँ के जो सरकारी कर्मी है, नगर परिषद के जो कर्मी है, उनका कहना है कि पंप सेट के जरिए पानी की निकासी की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन फिर से बरसात हो जाती है तो जल जमाव की स्थिति वैसे ही हो जाती है। तो सरकारी संस्थान की यह स्थिति है तो आम लोग किस तरह के हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे सहज अनुमान लगाया जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। नवादा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से रोह पीएचसी परिसर में हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जल जमाव की वजह से मरीजों के साथ कर्मचारी जो यहाँ काम करते हैं वो भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अस्पताल आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता और इसी रास्ते से मरीज और मरीज के परिजन हैं वो आने के लिए मजबूर हैं। लोगों को अब इस वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ने का डर सता रहा है। इतना गंदा पानी के कारण मरीज आने जाने में तकलीफ हो रहा है और बीमार हो जाएगा या ठीक होगा। हम दिखाने के लिए मरीज आए हैं लेकिन यहाँ पानी की समस्या बहुत खराब है। इतना गंदा गंदा पानी है कुछ कहने के नहीं। कचरा उधर फेंकाता है उधर फेंकाता है, सब इसी में आता है, कहाँ जाता है। मैं सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने आए थे और यहाँ पूरा भरे हुए पानी है, उसमें गंदा पानी है, नाली का पानी है। वह पानी शरीर के लिए हानिकारक है और बीमार पड़ जाने के बाद फिर सरकार क्या देखेंगे या न देखेंगे, यही कहना है सरकार से। बरसात का पानी बहुत दिनों से जमा है और बहुत ही गंदी पानी में है और जिससे इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर के साथ मरीज को भी बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता है और इसका जल्द
कोई सॉल्यूशन या इसका हल निकाला जाए। वहीं मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी नदियों की पेटी में सिमट चुका है, लेकिन तबाही के जख्म अब भी हरे हैं। जिले में बागमती की बात कर लीजिए, लखनदेई, बूढ़ी गंडक और मनुषमारा, ये तमाम नदियां हर साल यूं ही तबाही मचाती हैं। बागमती नदी ने जिले के औराई, कटरा और गायघाट इलाके में भारी कटाव किया है और कटाव की वजह से देखिए 62,000 हेक्टेयर खेती की जो जमीन थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और करीब 5,000 परिवार जो हैं वो बांध पर रहने को मजबूर हैं। 1 दर्जन स्कूल और करीब 2 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्र बागमती की वजह से बेकार हो चुके हैं। जमीन भीतर में पड़ गया, बांध के भीतर में, और पानी से डूबा रहता है और बालू बुजुर्ग पीट दिया और बाद बाकी जो बचा ज़मीन वो लखनदेई के पानी सरा हुआ पानी से डूबा हुआ है, उसमें क्या रब्बी होगा। हम लोग को तो सड़क पर भीख मांगने का भी उपाय नहीं है। बागमती तटबंध निर्माण के बाद बागमती तटबंध के अंदर 62,000 हेक्टेयर ज़मीन किसानों की चली गई, जहां बागमती धाराओं और उप धाराओं में बंटकर रह गया है, जहां कटाव से, गुड़हन की उपज से खेती का हाल खस्ता हाल हो चुका है। किसी भी प्रकार से किसान एक भी फसल उपजा नहीं पा रहे हैं। नाव चलाते हैं परवाना में, वो भी परवाना नहीं मिल रहा है। क्या कहता है उन लोग से कहता है कि अभी नहीं मिलेगा तो बाहर नहीं है, यहाँ सब देखिए रहा है क्षति। आपकी जो समस्या है उस समस्या संबंधित अगर कुछ हमारे पास पिटीशन वगैरह आवेदन आती है तो उसको हम विस्तृत सर्वेक्षण कराकर जहाँ तक उचित हो उस पर हम आगे कार्रवाई करें। अभी हम औराई क्षेत्र में बागमती नदी की उपधारा में हैं। ये बागमती की मुख्य धारा नहीं बल्कि उपधारा है। बागमती कटरा, औराई और गायघाट इलाके के लिए त्रासदी बन गई है और जिस तरीके से यहाँ बाढ़ आती है और बाढ़ लोगों को प्रभावित करती है, उससे बड़ी त्रासदी इस इलाके में है। लगभग 62,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ बर्बाद हो चुकी है बाढ़ में, जो कटाव या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की वजह से कृषि योग्य नहीं रहे। इस इलाके में लगभग 1 दर्जन स्कूल यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र इसकी वजह से चल नहीं पा रहे हैं या फिर जैसे तैसे चलते हैं। लगभग 5,000 परिवारों की आबादी विस्थापित हो चुकी है, जो बांधों पर रहने के लिए विवश है और जो ज़मीनें इसमें गई हैं। त्रासदी की बात यह है कि इसका कोई मुआवजा, कोई हर्जाना सरकार के एजेंडा में नहीं है। उस पर न तो खेती होती है, न उस पर बैंक से लोन लिया जा सकता है, ना ही सरकार प्रायोजित कोई योजनाएं उसमें ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, बागमती के कटाव और इसके बाढ़ की वजह से आज उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनकी ज़मीनें बाढ़ क्षेत्र में चली गई है, जिसका कोई उपयोग अब उनके पास नहीं है। तो मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा और गायघाट के लिए बागमती का बाढ़ लंबे समय से तबाही का कारण बना हुआ है, जिसका कोई निदान न तो सरकार के पास दिख रहा है और न ही प्रशासन के पास। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार अपने स्तर पर इस जातीय जनगणना को कराएगी। जेडीयू के ने तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर भारत सरकार तैयार हो जाती है ठीक है, नहीं तो हम तो बिहार में कराएंगे। सरकार का, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही फैसला है कि बिहार में हो। तो अगर भारत सरकार मान जाती है और राज्यों को ही करने का अधिकार दे करके अगर बिल लाती है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का तैयारी है। औरंगाबाद के झरना गांव के पास नक्सलियों ने पहाड़ में जवानों को निशाना बनाने के लिए 2 आईईडी बम प्लांट किए थे, लेकिन जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तस्वीरें आपके सामने, जिन बमों को डिफ्यूज किया गया वो नक्सलियों को की तरफ से लगाया गया था। जवानों को टारगेट करते हुए जवानों ने प्लांट किए गए इन 2 आईईडी को बरामद किया और दोनों बम 2-2 किलो के बताए जा रहे थे। एसएसबी और बीडीएस की टीम ने इन बमों को डिफ्यूज कर दिया। और किशनगंज के किसानों को अब खाद की किल्लत से परेशान नहीं होना होगा। जिला कृषि विभाग ने यह दावा किया है कि खाद अब भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट।
अभी हम मौजूद हैं किशनगंज रेलवे स्टेशन में, जहां खाद का रैक लगा है। तो लगातार जिले में खाद की कमी की बात आ रही थी, जिसको लेकर यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार मांग कर रहे थे कि खाद की कमी, किसानों के खाद की कमी को पूरा किया जाए। तो लगातार कमी के चलते लोग यहाँ किसान जो जूझ रहे थे, अभी एक खुशी की बात है कि यहाँ पे रैक लगा है और अधिकारी भी आए हुए हैं। हम बात करते हैं कि क्या कुछ सर खाद का लगातार किल्लत की बात आ रही थी, क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कैसे कैसे क्या कुछ किया गया है? तो निश्चित ही अभी यूरिया की आवश्यकता किसानों को है। मैं बता दूं कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में 27 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक किशनगंज जिला को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लगभग 1050 MT यूरिया प्राप्त हुआ। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। अभी जो है मतलब पहले बहुत ही यूरिया की किल्लत थी, अब सबको अवेलेबिलिटी मिल रहा है और माननीय जिला के जिलाधिकारी के द्वारा जो हम लोग ये किया गया है, इसमें हम लोग को बहुत राहत मिलेगी। हम लोग किसानों को बहुत ही कम दाम पे यूरिया उपलब्ध कराएंगे। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी इस शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस